अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। अवामी उर्दू हाई स्कूल बांद्रा वेस्ट मुंबई 50। जमात नहुम मज़मून उर्दू। इज़ाफ़ी मुताल्ला पहला आखिरी ख्वाहिश हिस्सा अव्वल मुसन्निफ़ अनवर कमर सिन्फ़ अफ़साना। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी दरसी किताब में से इज़ाफ़ी मुताल्ले से पहला अफ़साना पढ़ने जा रहे हैं जिसका उन्वान आखिरी ख्वाहिश है। बच्चों, आपकी दरसी किताब में इज़ाफ़ी मुताल्ले में महाराष्ट्र के 3 अफ़साना निगारों की तहरीर पेश की जा रही है। इन तीनों अफ़सानों को इसलिए इंतख़ाब किया गया है बच्चों ताकि तलबा या आप इन अफ़सानों का मुताल्ला करके अफ़साने की उमूमी मतलब आम सूरत हाल से वाकिफ़ हो सके। बच्चों, अफ़साना क्या है इसके बारे में हम जान चुके हैं। फिर से एक बार आपकी मालूमात के लिए मैं इसकी तारीफ़ दोहराती चलूँ। अफ़साना एक बयानिया सिन्फ़ है जिसमें किसी एक फ़र्द की ज़िंदगी के एक पहलू या किसी एक नफ्सियाती या जज्बाती कैफ़ियत या किसी एक तजुर्बे को बयान किया जाता है। अब हम आज पहला अफ़साना पढ़ रहे हैं, आखिरी ख्वाहिश, जिसके मुसन्निफ़ अनवर कमर है। आइए जानते हैं पहली बात से जान पहचान की मदद से अनवर कमर के ताल्लुक़ से। जैसे पहली बात से मैं आपको ये बताती चलूँ कि इसका उन्वान जो है आखिरी ख्वाहिश है बच्चों। तो हम ये सभी जानते हैं कि जब किसी मुजरिम को किसी जुर्म में सज़ा दी जाती है, फांसी की सज़ा दी जाती है, तो फांसी की सज़ा से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है और वो जो कुछ अपनी आखिरी ख्वाहिश कहता है, जज जो है उसकी वो उस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करता है। यानी हर वो शख्स जिसको फांसी मिलने वाली है या फांसी लगने वाली है उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया जाता है। अब इसी बात को अनवर कमर ने इस अफ़साने में पेश किया है। अनवर कमर 5 फरवरी सन 1941 को नासिक में पैदा हुए। मुंबई में तालीम हासिल की। 30 बरस तक कैटरिंग के पेशे से वाबस्ता रहे यानी जुड़े रहे। उन्होंने कैटरिंग को बतौर पेशा अपनाया। कैटरिंग जो है बच्चों किसे कहते हैं? खाना पकाने का पेशा, मुराद बावर्ची। सन 1970 के बाद के अफ़साना निगारों में उनका एक मुनफरिद और नुमाया मकाम है। 1970 के बाद के अफ़साना निगारों में अनवर कमर का शुमार होता है। उनका एक अलग मकाम है अफ़साना निगारों में। उन्होंने अपने अफ़सानों में समाज के मुतवस्सित और निचले मुतवस्सित तबके के नादार से मुराद गरीब, मज़लूम और मजबूर अफराद के मसाइल को नहायत चाबुक दस्ती से पेश किया है। चाबुक दस्ती से यानी चालाकी से, होशियारी से। अब बच्चों, इन्होंने अपने अफ़सानों में बड़ी ही चालाकी से, होशियारी से जो हमारे समाज के गरीब, मज़लूम और मजबूर अफराद हैं उनके मसाइल को अफ़सानों में पेश किया है। इंसानी नफ्सियात की गुरा कुशाई में उन्हें ख़ास दस्तरस हासिल है। गुरा कुशाई मतलब कोई बात को पेश करना या वजाहत करना, दस्तरस यानी महारत। अब अनवर कमर को इंसानी नफ्सियात को वाज़े अंदाज में पेश करने का हुनर था, वो इसमें महारत रखते थे। ज़िंदगी और समाजी मसाइल से जुड़े इनके अफ़सानों में सियासी और माशराती बसीरत के साथ, बसीरत यानी आगही, वाक़फ़ियत, रमज़ियत यानी इशारों में गहरी बात पेश करना और इशारियात का पहलू भी बहुत नुमायाँ है। इनके अफ़सानों में जो है बच्चों वो हमें सियासी और समाजी मसाइल से बहुत ही इशारों के साथ गहरी बात पेश करने का हुनर भी जानते थे। ज़िंदगी के मसाइल हो या वो समाजी मसाइल हो, इससे वो हमें आसानी के साथ वाक़फ़ियत कराते थे। साथ ही साथ उनके अफ़साने में जो है सियासी और माशराती तौर पे क्या हो रहा है इससे भी वो हमको आगाह करते हैं। चांदनी के सुपुर्द
चौपाल में सुना हुआ किस्सा, कलर ब्लाइंड, ब्लाइंड यानी अंधा, अंग्रेज़ी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, और जहाज़ पर क्या हुआ, इनके अफसानों के मजमूए हैं। महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकेडमी ने इन्हें इनाम से नवाजा है। अब साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है बच्चों सन 1955 से शुरू हुआ है, और साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है मुसन्निफ़ीन को, तमाम मुसन्निफ़ीन जो अपने लिखने में महारत रखते हैं और उनके काम पर साहित्य अकेडमी साहित्य अकेडमी जो है उन्हें इनाम से नवाजती है। तो अनवर कमर को भी जो है उनके इसी काम की वजह से इनको इनाम से नवाजा गया है। आखिरी ख्वाहिश अनवर कमर के चौथे मजमूए जहाज़ पर क्या हुआ में शामिल है। अफसाना बज़ाहिर सादा असलूब में लिखा गया है, यानी बिल्कुल सादा सीधा ज़बान में लिखा गया है। सज़ाए मौत पाने वाले किरदार की आखिरी ख्वाहिश भी बहुत मामूली है, मगर इस मामूली ख्वाहिश के पसे पर्दा इंसानी ज़िंदगी की अलमनाकी से क्या मुराद है बच्चों? दर्दनाक। बेवक्ती का मतलब है बेएतबार होना, और महरूमी को इस फ़नकाराना खूबी के साथ पेश किया गया है। यानी देखने जाए तो बच्चों की जो सज़ा पाने वाला किरदार है उसकी ख्वाहिश बहुत मामूली है, लेकिन उस ख्वाहिश के पसे पर्दा यानी उस ख्वाहिश के ज़रिए मुसन्निफ़ जो है हमको इंसान की, गरीब मुतवस्सित तबके की दर्दनाक बेएतबार ज़िंदगी, और किस तरह वो अपनी ज़िंदगी में कभी कभी हर चीज़ से महरूम रह जाता है, उसको इस कदर खूबी से पेश किया है कि अफसाने के इख्तिताम पे कारी तड़प उठता है। कारी यानी अफसाना पढ़ने वाला, यानी अफसाने के आखिर में जो है वो पढ़ने के बाद पढ़ने वाला तड़प उठता है अपनी सादगी और पुरकारी का मतलब मुतासिर, पुरअसर। ये अफसाना कारी के जहन पे नक्श हो जाता है, और यही अफसाने की खूबी है। और इस अफसाने की सबसे बड़ी खूबी ये है बच्चों कि ये जो भी इस अफसाने को पढ़ता है वो पढ़ने वाले के जहन पे क्या हो जाता है? नक्श हो जाता है। ये तस्वीर जो आपको नज़र आ रही है बच्चों, ये इस अफसाने के मुसन्निफ़ अनवर कमर की है। इसके बाद हम अनवर कमर की किताबें देखते चले ताकि हमारी मालूमात में इजाफ़ा हो सके। चांदनी रात के सुपुर्द जो सन 1978 में लिखी गई। दूसरी किताब चौपाल में सुना हुआ किस्सा जो कि सन 1984 में लिखी गई। उसके बाद तीसरी किताब कलर ब्लाइंड सन 1990 में लिखी गई, और चौथी किताब जहाज़ पर क्या होगा जिसमें से ही ये अफसाना लिया गया है सन 2008 में लिखी गई। आइए अब चलते हैं हम अफसाने की तरफ। हुजूर, आखिरी ख्वाहिश तो ये है कि मुझे आप फांसी पे लटकाने से पहले बहुत सा दाल भात खाने को दे दें। अंग्रेज़ मजिस्ट्रेट ने जेल के सुपरिटेंडेंट को मुजरिम की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने का हुक्म सादिर फरमाया, और कोर्ट इज़ एडजर्न कहकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हुजूर कहा जाता है, लेकिन चूँकि ये किरदार गरीब है, वाकिफ़ नहीं है ज़बान से, तो वो अपनी आखिरी ख्वाहिश अब इस किरदार की क्या है बच्चों के फांसी लगने से पहले उसको बहुत सारा दाल भात यानी चावल, हिंदी के अल्फाज यहाँ पर इस्तेमाल हुए, तो उसको बहुत सारा दाल चावल खाने का था। अब जो अंग्रेज मैजिस्ट्रेट यानी जज, उसने जेल के सुपरिटेंडेंट किसे कहता है? जो जेल का निगरां होता है, जो निगरानी करता है, उसको मुजरिम की इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने का हुक्म दिया। सादिर फरमाया ने हुक्म देना, और कोर्ट इज़ अर्जेंट कहकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। कोर्ट इज़ अर्जेंट बच्चों ये अंग्रेज़ी लफ्ज़ है। जब कोई भी जज अपना फ़ैसला सुना देता है तो उस वक्त वो उस फैसले को लिखकर कोर्ट इज़ अर्जेंट कहकर उठता है, मतलब आज के लिए कोर्ट की ये कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। परमा जो उड़ीसा के जंगलों में बसे आदिवासियों के कबीलों में से किसी एक फर्द था, अपने झोपड़े के बाहर बैठा नारियल के पत्तों और बाँस की
खपचियों से टोकरियाँ बनाता था। अब किरदार का नाम है बच्चों परमा, जो उड़ीसा के जंगली आदिवासी कबाइलियों में से एक इंसान था, जो अपनी झोपड़ी के बाहर नारियल के पत्तों और बाँस की खपचियों, बच्चों बाँस जो है बड़ा बाम्बू की तरह होता है और उसकी खपचियों यानी उसे पतला पतला काट कर जो है उसकी टोकरियाँ बनाई जाती है। आपने ये टोकरियाँ देखे भी होंगे, बाज़ औक़ात कुछ लोगों के घरों में भी होगी। तो ये टोकरियाँ जो है वो बनाने का काम करता था। वो तमाम आदिवासियों की तरह सिर्फ एक बालिश कपड़े से अपने निचले बदन को ढके रखता था। अब जिस तरह से बच्चों आप आदिवासियों का लिबास जानते होंगे कि ऊपर से वो खुले रहते हैं और सिर्फ वो अपना सतर छुपाते हैं, वो भी एक बालिश यानी छोटा। बालिश का मतलब होता है कि अपने अंगूठे से, खुले हाथ के अंगूठे से लाश की जो उंगली रहती, आखिरी उंगली रहती, उतना फासला, यानी एक छोटे से कपड़े से वो अपना बदन ढाके रखता था। इसके गले में रंग बिरंग पत्थरों की मालाएं पड़ी रहती। चेहरे को वो सुर्ख, सब्ज और सफ़ेद रंग से यूं पेंट किया करता था कि वो रंग गोया उसकी आबाई शनाख्त के मज़ाहिर हो यानी ज़ाहिर कर रहे हो। अब आपने, हम देखते हैं फिल्मों में देखते आए होंगे आदिवासियों का, या डिस्कवरी चैनल पे वो एक अलग ही तरह से रहते हैं। वो अपनी गले में जो है रंग बिरंगी पत्थरों की माला या हाथी दांत से बने हुए टुकड़ों से माला पहनते थे और चेहरे को लाल रंग से, हरे रंग से और सफ़ेद रंग से पेंट करते हैं। वो इसलिए पेंट करते हैं ताकि वो ये बता सके कि इनके जो आबा व अजदाद थे, इनकी जो पुराने लोग थे, वो भी इसी तरह से करते थे, यानी वो अपनी शनाख्त बता रहे कि हम क्या है, आदिवासी हैं। वो दुबला पतला और लंबा शख्स था। अब परमा कैसा था बच्चों? बहुत ही दुबला पतला और लंबा शख्स। उम्र 40 के करीब रही होगी। जब शिकार के पीछे दौड़ता तो नशेब व फराज का फ़र्क मिट जाता, यानी वो इतना तेज़ दौड़ता बच्चों कि नशेब व फराज का फ़र्क ही मिट जाता कि कौन सा नशेब व फराज, यानी उबड़ खाबड़ ज़मीन जो है, यानी चाहे वो फिर रास्ते में पत्थर आए, कुछ पहाड़ी जैसा टीला आए, बल्कि वो तेज़ी से दौड़ता, उसकी रफ्तार में कमी ना आती। राह में आने वाले पौधों पर से वो कलांच मार के गुजर जाता। कलांच का मतलब है छलांग लगाना, और उसके रास्ते में जो भी पौधे आते थे वो उस पर से कूदी मार के गुजरता। पेड़ की झुकी हुई टहनियों को दूर ही से देखकर, झुककर, हाथों को टेक कर चौपाइयों का सा पोज इख्तियार कर लेता और इसके नीचे से निकल जाता। यानी बच्चों वो दूर से ही देखता कि कौन से पेड़ की टहनी झुकी हुई है, तो देखकर वो क्या कर देता, खुद को झुका लेता और हाथों को ज़मीन पे टेकता और चौपाइयों से मुराद बच्चों चार पैर वाला मवेशी, जानवर, जिस तरह चार पैर वाले मवेशी बैठ जाते हैं, पोज यानी मसनूई अंदाज, और वो जो है इख्तियार कर लेता और उस पेड़ के नीचे से निकल जाता। सब्जियाँ, परिंदों का गोश्त और चावल इसकी ग़िज़ा थी, लेकिन फाके भी करना पड़ते थी। फाके यानी भूखे रहना। अब इसकी ग़िज़ा जो थी परमा की, सब्जियाँ थी, परिंदों का गोश्त था और चावल, ये 3 चीज़ें उसकी ग़िज़ा थी। लेकिन कभी कभार बच्चों उसे भूखे भी रहना पड़ता। चावल होते तो सब्जियाँ नहीं पकती, परिंदा होता तो चावलों से महरूम रहता। कभी कभार ही उसे पेट भर खाना नसीब होता, यानी इस बेचारे को कभी कभार ही पूरा पेट भर के खाना नसीब होता था। जंगलों में जड़ी बूटियाँ कसरत से हुआ करती है, ये इनको भून भान कर खा लिया करता था। अब जंगलों में बच्चों तरह तरह की अनवा अक़साम की जड़ी बूटियाँ पाई जाती है और परमा भी जो है इन्हीं जड़ी बूटियों को भून कर जो है इसे खा लेता था। जेल सुपरिटेंडेंट ने अगले दिन तड़के ही फांसी देने से परमा को वाकिफ़ करा दिया। तड़के यानी सुबह सवेरे। परमा ने सुबह सवेरे, फांसी का वक्त जो होता है बच्चों, सूरज निकलने से पहले जो है फांसी दी जाती है, तो इसको बता दिया गया था परमा को कि तुमको सुबह सवेरे जो है फांसी दी जाने वाली है। परमा ने कोई जवाब नहीं दिया। बेचारा क्या जवाब देता ना बच्चों, क्योंकि वो मजबूर, गरीब, उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। सुपरिटेंडेंट अब्दुल रज़ाक खां दराज़े कद, चौड़ा चगाला शख्स था, जिसकी घनी और पेचदार मूछें और गोल बादामी रंग के शीशों की ऐनक उसे ख़तरनाक हद तक बारोब बनाए हुए थी। अब ये अब्दुल रज़ाक खान जो जेल का निगरान हैं, उनका खाका बयान किया गया है कि वो बहुत दराज थे, चौड़े थे, घनी मूछें थी और वो
चश्मा जो था, ऐनक यानी चश्मा कैसे लगाते थे, गोल बादामी रंग का, उससे उनका चेहरा या और उनके रौब से वो बहुत जो है ख़तरनाक लग रहे थे। और उमूमन जो है जो सुपरिटेंडेंट होते हैं या जेल के निगरान होते हैं वो सख्त होते हैं, और उनके रौब में भी जो है नज़र आता है कि वो कितने सख्त मिजाज हैं। उसके ऑफिस में सीलन यानी नमी, पुराने कागज़ों और फाइलों की बू फैली हुई थी। अब्दुल रज़ाक जो निगरान है उनके ऑफिस में नमी थी, पुराने कागज़ों का ढेर था और पुराने फाइलों की बू फैली हुई थी। उसने शीशम का सिया गोल डंडा हाथों में मांझे की फिरकी की तरह घुमाते हुए पूछा, तुझे खाना कब दिया जाए? यानी उन्होंने वो जो शीशे का सिया गोल डंडा रहता है, उमन पुलिस के हाथों, अभी तो लकड़ी के रहते हैं लेकिन अभी भी कुछ कुछ पुलिस के हाथों में आप देख सकते हैं वो रॉड टाइप डंडे आते हैं, तो उन्होंने उसे ऐसे घुमाया जैसे मांझे को फिरकी की तरह घुमाते हैं। मांझा जो होता है ना बच्चों पतंग उड़ाने का, फिरकी होती है और जैसे घुमाया जाता है, उस अंदाज में उसे घुमाया। और वो परमा से सवाल करने लगा कि तुझे खाना कब दिया जाए। परमा का जवाब क्या है, फांसी से पहले। बच्चों देखो, आपके समझने के लिए मैंने यहाँ तस्वीरें बताई है कि आदिवासी जो है कुछ इसी तरह का अपने चेहरे को रंग नकुश करते हैं। गले में ये कौड़ियों की मालाएं हैं, रंग बिरंगी मालाएं हैं, और अपने रंग को इसने काले और सफ़ेद रंग से मोड़ा है। हो सकता है बच्चों परमा भी कुछ इसी तरीके से दिखता होगा, उसकी तस्वीर बतौर आपके जहन में आ जाए, इसलिए मैंने तस्वीर पेश की है। किस कदर ये आदिवासी ने जो है अपने पूरे बदन को जो है सफ़ेद लाल रंग से पेंट किया है, और वो इस बात की बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका ताल्लुक़ जो है आदिवासी घरानों से है। रात को बावर्ची खाना बंद होता है, शाम को पका कर रखा हुआ खा लेगा। खाने को तो मैं कई दिन का बासी खा लूँगा, मगर चूँकि ये आखिरी भोजन होगा, भोजन खाना हिंदी का लफ्ज़ है बच्चों, इसलिए गर्मा गर्म खाने को जी चाहता है, वरना कोई बात नहीं। अब अब्दुल रज़ाक खान उनको कहते हैं कि रात को अगर बावर्ची खाना बंद हो जाता है तो अगर जो शाम को पका हुआ खाना है वो तुम खा लोगे। तो बेचारा परमा क्या कहता है कि खाने को तो मैं बासी भी खाना खा लूँगा, लेकिन चूँकि ये मेरा आखिरी खाना है इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर गर्मा गर्म मिले तो अच्छा है, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, कितना खाएगा? ये कहकर अब्दुल रज़ाक खान ने अपने चमड़े के जूतों समेत पैर ऊंचे टेबल पे रख दिए। किस कदर उनका रौब है ये बताने के लिए ये बात यहाँ पेश की गई है कि वो अपने चमड़े का जूतों के समेत अपने पैर को जो है ऊंचे टेबल पे रख देते हैं। परमा कुर्सी पर टेबल की दूसरी जानब उखड़ू बैठा हुआ था। उखड़ू बेचारा गरीब मजदूर मजलूम बैठा हुआ था। परमा ने दोनों हाथ फैलाकर चावल की मिकदार बताई, इतना। अब दोनों हाथ फैलाकर बच्चों यानी पूरे दोनों हाथ को फैलाकर यानी काफ़ी ज़्यादा तादाद में। और दाल? परमा ने बाल्टी का बतौर ज़र्फ़ हाथ से इशारा किया। ज़र्फ़ यानी बर्तन, यानी उसको ढेर सारा दोनों हाथ आप फैला लीजिए बच्चों, और उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसको कितना चावल खाना था और दाल कितनी खानी थी, पूरी बाल्टी भर के। फिर उसके तले से ऊपर तक भरे रहने का इशारा किया, यानी बाल्टी तो बताई उसने, लेकिन परमा ने ये भी बताया कि इसमें दाल कितनी होनी चाहिए, उसकी निचली सतह से ऊपरी सतह तक। अब्दुल रज़ाक खान ने चश्मे की बादामी कांच के ऊपर से उसे गहरी नज़र से देखा, गोया वो इतनी बड़ी मिकदार में दाल भात तलब करने का असल सबब जानना चाहता हो। इतना खा लेगा तू? यानी वो इतना देख के अब्दुल रज़ाक भी हैरान हो जाते, और वो उसको गहरी नज़र से देखते हुए वो ये जानना चाहते थे कि वो इतना दाल चावल क्यों मांग रहा है। परमा ने दोबारा अज़बात में गर्दन हिला दी। अज़बात में यानी हाँ, तस्दीक के लिए हाँ कहते हैं ना, हाँ। अगले दिन फांसी थी। परमा के सर के बाल उस तरह से उतारे गए, दाढ़ी बनाई गई, कैदियों की नई वर्दी पहनने को दी गई। कोई इसके मज़हब से वाकिफ़ ना था। देखो बच्चों, जब जिसको फांसी दी जाती है ना, तो एक दिन पहले से ही उसके सर के बाल उतारे जाते हैं, दाढ़ी बनाई जाती है और कैदियों की नई वर्दी पहनाई जाती है। अब चूँकि परमा का कोई मज़हब से वाकिफ़ नहीं था, यानी परमा जो था किस मज़हब को ताल्लुक़ रखता था ये किसी भी नहीं पता था। परमा खुद वाकिफ़ ना था। चुनांचे पादरी यानी जो चर्चों में होते हैं, मौलवी, पंडित और बुद्ध भिक्षु यानी बौद्ध मज़हब के जो आप लोगों ने देखे होंगे, बौद्ध भिक्षु जो है ख़ास तौर से गहरे मरूम
कपड़ों में मुलविस रहते हैं और जाते हैं अपनी ही धुन में। तो ये बौद्ध भिक्षुक यानी 4 लोगों को बुलाया गया। चारों ने अपने अपने तर्ज पर उसकी निजात की दुआ की और चारों ने, पादरी ने, मौलवी ने, पंडित ने और बुद्ध भिक्षुक ने जो है अपने अपने तर्ज पे परमा की मगफिरत की, निजात की यानी मगफिरत की दुआ की। इसे अपनी अपनी ज़बान में आखिरत पे भरोसा और गुनाह की बख्शिश के लिए दुआ मांगने की सलाह दी। और इन चारों ने परमा को क्या कहा? देखो, तुम आखिरत पे भरोसा रखते हुए अपने गुनाहों से क्या करो? माफ़ी मांगो। और चले गए। मगर जाने से पहले बुद्ध भिक्षु ने अब्दुल रज़्ज़ाक़ खान से पूछा, क्या आप हमें बताना गवारा फरमाएंगे कि इसे किस गुनाह की पादाश में सज़ाए मौत दी जा रही है? पादाश यानी बदले में। आखिर बुद्ध भिक्षुक से रहा नहीं गया तो उसने अब्दुल रज़्ज़ाक़ खान से पूछा, क्या आप हमको बता सकते कि ये जो मरने वाला शख्स है उसे किस गुनाह की सज़ा पर जो है उसे मौत दी जा रही है? उसने एक अंग्रेज़ का कत्ल किया था। अंग्रेज़ का कत्ल? मगर क्यों? अब परमा को क्यों सज़ा दी जा रही बच्चों? क्योंकि उसने एक अंग्रेज़ का कत्ल किया था। फिर वो भिक्षु पूछता है कि कत्ल क्यों? बच्चों, आज हमने यहाँ तक इसका मुताला किया है। अब यहाँ तक जो हमने मुताला किया तो इस दौरान जो मानी वो इशारात आए वो हम देखते चलेंगे। कैटरिंग, खाने पकाने का पेशा, बावर्ची, चाबुकदस्ती, चालाकी, होशियारी, गुराकुशाई, पेश करना, वजाहत करना, दस्तरस, महारत, बसीरत, आगही, वाकफियत, रमजियत, इशारों में गहरी बात पेश करना, अलमनाक, दर्दनाक, बेवक्ती, बेएतबार होना, कारी, पढ़ने वाला, पुरकारी, मौसर होना, कलांच, छलांग लगाना, चौपाइयों, 4 पैर वाले मवेशी जानवर, पोज, मसनूई अंदाज इख्तियार करना, सीलन, नमी, ज़र्फ़, बर्तन, अज़बात, तस्दीक के लिए हाँ कहना। उम्मीद है बच्चों अब तक जहाँ तक हमने मुताला किया है आप तमाम लोगों को समझ में आ गया होगा ये अफ़साना। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसके मज़ीद मुताला करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि और इस अफ़साने में क्या है। अगर आपको मेरा ये एजुकेशनल यूट्यूब चैनल समझ में आता है, मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।